स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको इसमें? ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में फॉलो कर रहा है ना? हेलो, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। फिर आगे बढ़ेंगे हम जो है ना, एजुकेशनल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिखने के लिए ब्लूम्स जो है, बेंजामिन एस ब्लूम एक बायोलॉजिकल प्रोफेसर है। इनका बॉटनी सब्जेक्ट में टैक्सानमी किया गया है। टैक्सानमी मतलब क्लासिफिकेशन। ये एजुकेशन में भी सूटेबल रहता है, इसीलिए एजुकेशन में भी इनका अडॉप्ट किया गया है ब्लूम्स टैक्सानमी की। ब्लूम्स टैक्सानमी जनरली बॉटनी सब्जेक्ट में, बॉटनी प्रोफेसर है, बॉटनी सब्जेक्ट में जो क्लासिफिकेशन किया गया है, प्लांट्स के ऊपर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वही ऑब्जेक्टिव हम एजुकेशनल में अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। थ्री डोमाइंस इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम लोग मतलब लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए हैं। तीन डोमाइंस, कॉग्निटिव डोमाइन, अफेक्टिव डोमाइन, साइकोमोटर डोमाइन। Okay, उसको कहते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल गाइड्स इन आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स is the taxonomy of educational objectives developed by Benjamin S. Bloom 1956 में। One of the most helpful guides in identifying and defining instructional objectives, जब टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने के लिए, लिखने के लिए ब्लूम्स क्लासिफिकेशन आपको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिखने में मदद करेगा। इसको डेवलप किया गया बेंजामिन एस ब्लूम 1956 में। अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सही तरीका से समझ में आता है, आप आसानी से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को लिख सकते हैं। यू नो, द टैक्सोनॉमी प्रोवाइड्स a classification system for educational objectives that is analogous the classification scheme used for plants and animals। इनका प्लांट्स एनिमल्स में जो क्लासिफिकेशन किया गया वही यहाँ एजुकेशनल में भी, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिखने में भी यूज करेंगे। ओके, इनका कैटेगरी थ्री डोमाइन जो बताया है, ये कॉग्निटिव डोमाइन, अफेक्ट डोमाइन एंड साइकोमोटर डोमाइन। कॉग्निटिव मतलब रिलेटेड टू माइंड, जब माइंड में थिंकिंग रहता है, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आप देखते हैं, उसके ऊपर जो माइंड के अंदर जो एक्टिविटीज होता है, थिंकिंग प्रोसेस, ये सब जो है कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव डोमाइन, माइंड रिलेटेड एक्टिविटीज। फिर अफेक्टिव डोमेन, हार्ट रिलेटेड फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स, वैल्यू, फीलिंग्स, एटीट्यूड, वैल्यू। ओके, मतलब हार्टफुल्ली फील करना, हार्टफुल्ली एक्सेप्ट करना, वैल्यू देना, सब्जेक्ट का वैल्यू देना, इस तरह जो दिल से जो एक्सेप्ट कर लेता है, दैट इज अफेक्टिव डोमाइन, हार्ट। एंड साइकोमोटर डोमाइन, बॉडी, परफॉर्म, डूइंग, स्किल, बॉडी रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी है साइकोमोटर डोमाइन, एक्सपेरिमेंट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, कंपटीशन करना, मतलब कैलकुलेशंस करना, ड्राइंग करना, नीटनेस, लैब में, मैथमेटिकल लैब में ऑपरेटर्स हैंडल करना, ऑपरेटर्स सेलेक्ट करना, रीडिंग नोट करना, स्टैटिस्टिकल स्टेप्स को इंटरप्रेट करना, नीटनेस, क्लीननेस, ये सब साइकोमोटर डोमाइन में आता है। बॉडी रिलेटेड, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, ये सब साइकोमोटर डोमाइन में आता है। बॉडी रिलेटेड एक्टिविटीज इन लर्निंग, हार्ट रिलेटेड एक्टिविटीज इन लर्निंग, वैल्यू, एंड माइंड रिलेटेड एक्टिविटीज, थिंकिंग। ये तीनों डोमाइन में चेंजेस लेकर आना है।
आपका कंटेंट, आपका कॉन्सेप्ट तीनों डोमेन में रिफ्लेक्ट होना है, तब बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। ये हम एजुकेशनल में भी क्लासिफाई करने के लिए टैक्सोनॉमी की यूज करते हैं। टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन। Bloom's and his associates have classified educational objectives into the following three broad categories or domains. Bloom's and his friends or associates क्लासिफाई किया गया एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अंडर थ्री कैटेगरीज, थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। उसमें फिर कैटेगरीज है, मतलब एक डोमाइन को फिर दूसरा मान लिख सकते हैं, उसमें भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हायरार्किकल में रहता है, पहले कौन सा आता बाद में कौन सा आता, इस तरह। Benjamin Bloom and his associates have classified educational objectives in the following broad three categories or three domains. Those are cognitive domain, affective domain, and psychomotor domain. Cognitive domain related to mind, that is thinking. Affective domain related to heart, those changes in the heart, feeling and attitudes. Psychomotor domain, performing and doing related to body, activities related to body. These are the broad categories of Bloom's taxonomy. ये जो है categories, human behavior is represented as usual observable actions, measurable. देखिए knowledge is intellectual. An intellectual person can analyze, synthesize, and take decision. Pursue the knowledge by seeing the object. The activities related to mind are called intellectual. Power of thinking, higher order thinking skills related to mind are called knowledge, cognitive domain. Attitudes, values, affective domain. Skill, manual, psychomotor domain. Okay, cognitive domain उर्दू में क्या बोलते हैं cognitive domain, मुजफ्फर आलम? वकूफी इलाका सर। कॉफी, वकूफी, यस सर। कॉफी, या मैंने तेलुगु में लिखा है ये वो कॉफी। Cognitive domain, when learning takes place the first activity is a mental process trying to understand, analyze, synthesize, and link up new information with something already known. This thought process comes under the cognitive domain. Cognitive domain मतलब when learning takes place the first activity कहाँ होता है? पहले आपका माइंड में आ जाता है, आपका प्रॉब्लम देखने के बाद आप जो है ना उसको एनालाइज करते हैं, समझ लेता है, एनालाइज कर लेता है, फिर जो भी आप एनालाइज करने के बाद आप पुट टुगेदर करता है टू अराइव द कंक्लूजन। आप नया कॉन्सेप्ट देखने के बाद प्रीवियस ऑलरेडी आपके अंदर नॉलेज है उससे लिंक कर लेता है। दिस थॉट प्रोसेस कम्स अंडर कॉग्निटिव डोमेन। मेंटल प्रोसेस, आप थ्योरम देख लीजिए, प्रॉब्लम देख लीजिए, प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन कैसा अराइव कर सकते हैं, क्या मेथड क्या टेक्निक यूज करते हैं, ये सब माइंड में जो समझ लेता है, माइंड से एनालाइज कर लेता है, फिर एनालाइज करने के बाद जो भी आइडियाज आता है आइडियाज को पुट टुगेदर करता है, दैट इज सिंथेसाइज। और प्रॉब्लम को अराइव करने के लिए आप पहले आपका नॉलेज इस नॉलेज में अप्लाई कर लेता है। एरिया ऑफ द सिलेंडर पता करने में एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर एंड एरिया ऑफ द सर्किल
वो ऑलरेडी आप सीख लिए है एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने में जो आपका प्रीवियस नॉलेज एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, वो आप यहाँ यूज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लिंक कर रहा है न्यू इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी लर्न लैंग्वेज, लर्नड नॉलेज। ये सब माइंड पे होता है, समझना, एनालाइज करना, सिंथेसाइज करना एंड लिंकिंग द प्रीवियस नॉलेज टू प्रेजेंट नॉलेज। ये एक्टिविटीज पूरा माइंड पे होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉग्निटिव डोमेन। द एक्टिविटीज रिलेटेड टू माइंड आर कॉल्ड कॉग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट अफेक्टिव डोमेन, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? तासुराती, मुजफ्फर जी। यस सर। अफेक्टिव डोमेन को उर्दू में क्या कहा जाता है? जज्बाती तासुराती इलाका सर, जज्बाती या तासुराती इलाका। तासुराती इलाका, हल्का। जी जी जी। ओके, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन मैंने बताया रिलेटेड टू हार्ट। जो पहले स्टेज में आप नया सिचुएशन और नया ऑब्जेक्ट और नया प्रॉब्लम देखने के बाद माइंड में जो एनालिसिस करेगा, समझ लेगा, सिंथेसाइज करेगा, ये पहला स्टेज है। पहला स्टेज होने के बाद सेकंड स्टेज में क्या होगा? द नॉलेज अक्वायर्ड में बिगिन टू प्रोड्यूस चेंजेस इन द इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड फीलिंग। सेकंड स्टेज में क्या होता है? पहला स्टेज में नॉलेज अक्वायर करने के बाद, सिचुएशन को देखने के बाद, प्रॉब्लम को देखने के बाद, ऑब्जेक्ट को देखने के बाद, कॉन्सेप्ट देखने के बाद, जो माइंड में जो एक्टिविटी हुआ है, जो प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस को जो है आप दिल से जो चेंजेस, दिल में जो चेंजेस आता है, जो चेंजेस है इंटरेस्ट, एटीट्यूड, फीलिंग of the students, the objectives describing these changes are called classified under affective domain. जब आप समझ रहा हो, आप एनालाइज कर रहा हो, आप सिंथेसाइज कर रहा हो, तब जो है आपको, आप कंटेंट को आप रिसीव करेंगे, फिर रेस्पॉन्डिंग भी करेंगे। आपको जब समझ में आता है, टीचर की बात अगर आपको समझ में आता है, तब जो है रिसीव कर लेता है, हार्टफुल्ली रिसीव कर लेता है। हार्टफुल्ली रिसीव करके आप जो है हार्टफुल्ली रिस्पॉन्ड कर देता है, फिर आप वैल्यूइंग भी देता है उस कंटेंट के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर आप वैल्यू भी देता है। जो भी आप सीख लेता है, जो भी नॉलेज आप सीख लेता है, उसको ऑर्गेनाइज कर लेता है, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कर लेता है। ऑर्गेनाइज करके फिर आपका कैरेक्टराइजेशन डेवलप होता है। कंटेंट को हार्टफुल्ली रिसीव करना, हार्टफुल्ली रेस्पॉन्ड करना, कंटेंट को वैल्यू देना, फिर कंटेंट जो भी आप सीख ले उसको ऑर्गेनाइज करना सिस्टमैटिकली, फिर आपका कैरेक्टराइजेशन बढ़ जाता है। दैट इज अफेक्टिव डोमेन। जो पहला स्टेज में जो नॉलेज आपने प्रोसेस किया गया है, उसको आप अमल में लाने के लिए आप दिल से इंटरेस्ट होकर, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होके, फिर आप एक फेवरेबल सिचुएशन में आप तैयारी कर रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेज रहेंगे साइकोमोटर डोमेन। फाइनली द चेंजेस इन एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स रिजल्ट्स इन ए चेंज इन फिजिकल एक्टिविटी। आपका बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। जो भी नॉलेज सीख लिया, जो भी आपने हार्टफुल्ली एक्सेप्ट किया, फिर रेस्पॉन्ड भी कर रहा है, अमल में लाने के लिए आपका पूरा बॉडी इस्तेमाल कर रहा है। फाइनली द चेंजेस इन एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स रिजल्ट्स in a change in physical activities by applying acquired knowledge with a positive attitude. By applying the acquired knowledge, पहला स्टेज का जो कॉग्निटिव
डोमाइन से जो माइंड से जो भी नॉलेज जो आपने सीख लिया, acquire knowledge with a positive attitude, आप दिल से जो पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेवियर से जो भी आप सेकंड स्टेज में हासिल किया, आप क्या कर रहा है, आप अमल में ला रहा है। फिजिकल एक्टिविटीज, the activities related to body in the third stage, these objectives describing are categorized as the psychomotor domain। ओके, तीनों डोमेन में पहला स्टेज में सिचुएशन को देखने के बाद जो माइंड में जो भी थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस हो रहा है, एक आइडिया आएंगे, उस आइडिया को जो है आप दिल से एक्सेप्ट करके फिर अमल में ले आ रहा है, उसको हम देख सकते हैं। आपको आइडिया आया, फिर फॉर्मूलाज भी याद किया, अब पॉजिटिव एटीट्यूड से, इंटरेस्ट से फिर आप कैलकुलेशन शुरू कर दिया है पेपर में, वो भी नीट, क्लीन, सिस्टमैटिकली आप सॉल्यूशन की तरफ पहुंच गया है। ये तीनों डोमेन काम कर रहा है। तीनों डोमेन में एज ए मैथमेटिक्स टीचर आप बच्चों के अंदर तीनों डोमेन में चेंजेस ले आने के लिए आप कंटेंट उसी तरह तैयार करना चाहिए, तब ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब आपका एजुकेशनल एम की तरफ जा रहा है। ओके, ये तीनों डोमेन्स ब्लूम, बेंजामिन एस ब्लूम एंड इस एसोसिएट्स ने बताया है। फिर हर एक डोमेन जो है फिर इसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं। Each of three domains mentioned above are in a hierarchical order। हायरार्की रहता है, ऊपर से नीचे, लो लेवल टू हाई लेवल, हायरार्की। हर तीनों डोमेन को फिर फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इन हायरार्किकल ऑर्डर। ये तीनों डोमेन्स भी हायरार्किकल है। पहले आएंगे कॉग्निटिव डोमेन, फिर इसके बाद अफेक्टिव डोमेन, फिर इसके बाद साइकोमोटर डोमेन। ये भी हायरार्की है। फिर इसके अंदर जो भी क्लासिफाई किया जाता है हर एक डोमेन का, वो भी हायरार्की में रहेंगे। एक टैक्सोनॉमी इज ए हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। Objectives are broadly classified into three domains. These are arranged in hierarchy as below। पहले आता कॉग्निटिव डोमेन, लो लेवल, जो भी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करना है, माइंड से रिकॉल करना, दैट इज लो लेवल। नॉलेज इज लो लेवल, सिर्फ रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना, इसलिए ये पहले आता है। कॉग्निटिव डोमेन नीचे रहता, फिर इसके बाद अफेक्टिव डोमेन, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, इंटरेस्ट, फीलिंग्स, फिर इसके बाद साइकोमोटर डोमेन। दिस इज द हायरार्की ऑफ थ्री डोमेन्स। Cognitive domain deals with thinking, problem solving, etc. Cognitive domain बेंजामिन एस ब्लूम ने बताया 1956 में। फिर अफेक्टिव डोमेन डील्स विथ वैल्यूज, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, फीलिंग्स। क्रॉथवॉल बेंजामिन एस ब्लूम का डिसाइपल है, स्टूडेंट क्रॉथवॉल। बेंजामिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया गया है। क्रॉथवॉल आपके एग्जामिनेशन में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में, रिवाइज ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी के बारे में क्वेश्चन आएंगे। ब्लूम का शिष्य क्रॉथवॉल, इसको रिवाइज किया गया है, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले फोकस करेंगे बेंजामिन ब्लूम्स एंड इज एसोसिएट्स में, सिर्फ बेंजामिन एस ब्लूम का कंट्रीब्यूशन कॉग्निटिव डोमेन में। अफेक्टिव डोमेन में इनका शिष्य का कंट्रीब्यूशन है क्रॉथवॉल 1973 में। फिर साइकोमोटर डोमेन आर.एच. दवे 1970, कुछ टेक्स्ट बुक्स में 1975 में दिया गया है, मगर वो नहीं है, 1970 जो हम एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं उसमें 1970 दिया गया है। बाकी प्राइवेट पब्लिशर्स 1975, कंफ्यूज नहीं होना। साइकोमोटर डोमेन स्किल, एक्टिंग, डूइंग, ये आर.एच. दवे ने बताए थे। कॉग्निटिव डोमेन गिवन बाय बेंजामिन एस ब्लूम
Affective domain is given by Krothwal in 1973. Psychomotor domain is given by Archdave in 1970. आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी के ऊपर आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये तीनों में क्वेश्चन रहता है हमेशा। अफेक्टिव डोमेन इज प्रपोज्ड बाय बेंजामिन एस ब्लूम, क्रॉथवॉल, दवे और एक नाम डाल देता है ABCD में। ओके, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया हर एक डोमेन का, कॉग्निटिव डोमेन का फिर 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। द मेजर कैटेगरीज इन द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम 1956 आर लिस्टेड एज नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, analysis, synthesis and evaluation. कॉग्निटिव डोमेन को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है 6 कैटेगरीज में। नॉलेज है, नॉलेज मतलब रिमेंबरिंग ऑफ प्रीवियसली लर्न्ड मटेरियल, जो भी आप प्रीवियसली सीख लिया है उसको याद करना, रिमेंबरिंग करना नॉलेज है। डेफिनेशन को रिकॉल करना, मैथमेटिकल सिंबल्स को रिकॉग्नाइज करना, लिस्टिंग करना, ये सब माइंड रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी है वो नॉलेज डोमेन में आएंगे। प्रीवियसली लर्न्ड मटेरियल, कॉम्प्रहेंसिव, जो भी नॉलेज आप अक्वायर कर लेता है अपना लफ्जों से बताना, कॉम्प्रहेंशन। मीनिंग, ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ द मटेरियल, जब आपको समझ में आता है तब जो है आप मीनिंग लेबलिंग कर सकते हैं। प्राइमरी नंबर्स एक कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी नंबर्स को आप अपना लफ्जों से बता सकते हैं, कॉम्प्रहेंशन। सिंपल, तबला इज ए कॉन्सेप्ट। तबला आप जहां आप पहले आप तबला को देखा होगा, तबला जो देखने के बाद आपको रिकॉल किया ये तबला है, मगर कॉम्प्रहेंसिव स्टेज में आप क्या बताते हैं, तबला इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अपना ओन वर्ड्स में बता रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है, उसका मीनिंग लिख रहा है, दैट इज कॉम्प्रहेंशन। नॉलेज से कॉम्प्रहेंशन थोड़ा हायर लेवल है। सिर्फ रिकॉल करना उसमें ज्यादा ये नहीं है, इसलिए लो लेवल है। मीनिंग बताना, डेफिनेशन लिखना कॉम्प्रहेंशन है। एप्लीकेशन, जो भी नॉलेज आप रिकॉल कर रहा है उसको समझ रहा है, आप उसको जो है नया सिचुएशन में अप्लाई कर रहा है, दैट इज एप्लीकेशन। एबिलिटी टू यूज लर्न्ड मटेरियल इन न्यू सिचुएशंस, जो भी कॉन्सेप्ट आप जो समझ लिया है उसको आप नया सिचुएशन में अप्लाई कर रहा है, दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज इन लर्निंग ऑफ फिजिक्स, application of typing ability in learning of computer language, application of area of the triangle in finding of the area of the square। इस तरह नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन। रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में इसका चेंजेस आया है। नॉलेज को हम रिमेंबरिंग करते हैं, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रहेंशन को अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई वर्ब फॉर्म में दिया गया, ये नाउन फॉर्म में रहता, वहां वर्ब फॉर्म में रहता, बाद में डिस्कस करेंगे। एनालिसिस, ब्रेकिंग डाउन मटेरियल इनटू इट्स पार्ट्स। एनालिसिस करते हैं, जो प्रॉब्लम दिया जाता है इसको सॉल्यूशन करने के लिए किस तरह जो ब्रेक डाउन कर सकते हैं।
जैसा आपको एक कार टायर दिया गया है, कार का जो पार्ट्स डिवाइड करना एनालिसिस है, व्हील्स को सेपरेट करना, स्टीयरिंग को सेपरेट करना, ब्रेक को सेपरेट करना, ये एनालिसिस है। इस तरह हम मैथमेटिक्स में भी एनालिसिस करते हैं, जो थ्योरम को, जो प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या आएंगे, सेकंड स्टेप में क्या आएंगे, थर्ड स्टेप में क्या आएंगे, एनालिसिस करके फिर पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है। ये एनालिसिस है, ये भी हायर लेवल है कंपेयर टू नॉलेज एंड कॉम्प्रहेंशन एप्लीकेशन। देन कम्स एनालिसिस, सिचुएशन को एनालाइज करना, दैट इज एनालिसिस। नेक्स्ट सिंथेसिस, जो भी एनालाइज किया गया है, पुटिंग पार्ट्स इनटू ए होल, पुटिंग टुगेदर। आपने यहां व्हील्स को सेपरेट किए, ब्रेक को सेपरेट किए, स्टीयरिंग को सेपरेट किए, उसके बारे में अच्छा तरह समझ लिए, और फिर पुटिंग टुगेदर एज ए होल, दैट इज सिंथेसिस। इस तरह कॉग्निटिव डोमेन को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। सिंथेसिस दी हायर लेवल, अब डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग। पहला नॉलेज आएंगे, फिर इसके बाद कॉम्प्रहेंशन अंडरस्टैंडिंग आएंगे, फिर इसके बाद एप्लीकेशन, फिर इसके बाद एनालिसिस, इसके बाद सिंथेसिस। दिस इज द हायरार्की। यहां लिखा गया देख लीजिए: नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड फाइनली एवेल्युएशन, जजिंग। एवेल्युएशन मतलब डिसीजन मेकिंग, judging the value of a thing for a given purpose using definite criteria। एनालिसिस, सिंथेसाइज करने के बाद एवेल्युएट करते हैं, डिसीजन ले लेता है, वेदर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग, ट्रू और फॉल्स। आपने प्रॉब्लम देखने के बाद आपने जो गेस किया गया है, यहां रिजल्ट्स को वेरीफाई कर रहा है, दैट इज एवेल्युएशन। Evaluation is the highest level. Okay, कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या है? नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्युएशन। ये सब कहां होता है? माइंड पे ही होता है। These activities are related to mind, thinking process, thought process. These thought process comes under cognitive domain. Hierarchical order of the categories in cognitive domain. These 6 categories are arranged in order of increasing complexity. They begin with relatively simple recall of factual information, go to the lowest level of understanding, comprehension, and proceed through increasing complex levels of application, analysis, synthesis, and evaluation. इस तरह बढ़ता है, from low level to high level. सिंपल रिकॉल करना नॉलेज है। जो भी आप रिकॉल कर रहा है उसका मीनिंग बता रहा है इन योर ओन वर्ड्स, फिर आप नया सिचुएशन में अप्लाई कर रहा है, फिर एनालिसिस कर रहा है, ये भी माइंड से एनालिसिस कर रहा है, ये हो सकता है, इसका रिजल्ट ये हो सकता है, फिर आप अमल में ले आ रहा है, फिर रिजल्ट्स वेरीफाई कर रहा है। डेफिनेशन एग्जांपल्स, इसमें कैसा लिख सकते हैं हम?
ऑब्जेक्टिव्स कॉग्निटिव डोमेन के अंडर कैसा लिख सकते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेजर कैटेगरीज इन द कॉग्निटिव डोमेन. नॉलेज. Knowledge is defined as the remembering of previously learned material. अब कंफ्यूज नहीं होना, जब भी आप नॉलेज का जनरल ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है, ये कुछ नहीं है, रिमेंबरिंग ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल. ऑलरेडी आपको उसके ऊपर एक्सपीरियंस्ड है, ऑलरेडी सीख लिया है, उसको सिर्फ रिमेंबर करना. नॉलेज. दिस में इन्वॉल्व द रिकॉल ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट्स टू कंप्लीट थ्योरीज, बट ऑल दैट रिक्वायर्ड इनटू माइंड दैट अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन. नया कॉन्सेप्ट को देखने के बाद उसका रिलेटेड मटेरियल जो भी है उसको माइंड से याद करना, माइंड से रिकॉल करना, ये नॉलेज है. नॉलेज रिप्रेजेंट्स लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम इन कॉग्निटिव डोमेन. इसीलिए जब भी आप क्वेश्चनिंग करते हैं, क्लास प्रेजेंट करते वक्त, क्लासरूम में आपका क्वेश्चनिंग स्किल रहता है. क्वेश्चनिंग स्किल में ज्यादा नॉलेज क्वेश्चंस नहीं रहना है. क्यों नहीं रहना है? ट्रू और फॉल्स नॉलेज में आता है. सिर्फ रिकॉल करते हैं बच्चा, उसमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं रहता है. ज्यादा बच्चा एफर्ट करेंगे उस तरह क्वेश्चंस, चैलेंजिंग क्वेश्चंस करना चाहिए. आर.एच. दवे कब बताया था, किस साल में जो है ये साइकोमोटर डोमेन बताया है? वो बड़ी बात नहीं, 1970 रिकॉल करना ऑलरेडी सीख लिया है, बताएंगे, वो बड़ी बात नहीं है. इसीलिए जब भी आप डिस्कशन करते हैं, क्लासरूम में प्रेजेंट करते हैं, कंटेंट पढ़ाते वक्त बच्चों का प्रीवियस नॉलेज को लिंक करने के लिए नॉलेज क्वेश्चंस कर सकते हैं, मगर ज्यादा नॉलेज लेवल क्वेश्चंस नहीं करना. क्वेश्चंस ऐसा करना है, चैलेंजिंग होना चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए, बच्चा उसके ऊपर जस्टिफाई कर सके. ओके. नॉलेज रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम इन कॉग्निटिव डोमेन. एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एट नॉलेज लेवल. कैसा लिख सकते हैं नॉलेज लेवल का, कॉग्निटिव डोमेन का जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कैसा लिख सकते हैं? क्या एक्शन वर्ब्स मदद करेंगे नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स लिखने के लिए? एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एट नॉलेज लेवल. मैंने बताया नॉलेज डायरेक्ट नहीं मेजर कर सकते हैं. नॉलेज कम्स अंडर नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव. आप नॉलेज ऑब्जेक्टिव कैसा मेजर कर सकते हैं? बाय ब्रेकिंग फर्दर इनटू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. दोज आर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉलेज कैसा लिख सकते हैं? टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ए सेट थ्योरी. आप सेट थ्योरी पढ़ा रहा है, सेट थ्योरी में जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में बच्चा का नॉलेज हो जाएंगे. बच्चा पता करेंगे सेट थ्योरी में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट थ्योरी, उसमें हो सकता है यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, ऑपरेशंस ऑन सेट्स हो, नल सेट हो, डिसजॉइंट सेट हो,
इस तरह बेसिक कॉन्सेप्ट्स का बारे में पता करेंगे, उसके ऊपर नॉलेज आएंगे। ये आपका ब्रॉडर है, ब्रॉडर स्टेटमेंट है। ये कैसा लिखा गया है? बच्चों को कॉग्निटिव डोमेन में चेंजेस आने के लिए जब सेट थ्योरी पढ़ाने के समय पूरा सेट थ्योरी के ऊपर जो ब्रॉडर एक स्टेटमेंट लिखा गया है, वो जनरल ऑब्जेक्टिव अंडर द नॉलेज। उसके नॉलेज ऑब्जेक्टिव कैसा मेजर करेंगे? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल। कैसा? टू डिफाइन सेट। सेट थ्योरी होने के बाद बच्चा सेट का बारे में डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेट? मैं क्वेश्चन करता हूं सेट थ्योरी पढ़ाने के बाद, आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं डिफाइन ए सेट। तो क्वेश्चन पेपर में मैं क्वेश्चन देता हूं, दिस इज a simple recall whatever you learned in discussing the set theory. Just you are simply recalling. Set is a collection of well-defined objectives. Set is a collection of well-defined objects. Simply recalling the definition of set, then you have the knowledge on set theory. Then I can say this student having the knowledge of set theory. I can observe, I can measure, I can give a point. Then it become a quantitative. From quantitative, I can give the award, I can take decision. Then he may be promoted to next semester. That is qualitative. He has promoted to from semester 1 to semester 2. Then he got good marks. He passed in distinction. That is also qualitative. Interpretation. इस तरह evaluation किया जाता है। To write the notations of sets, intersection notation, union notation, null set notation, बच्चा रिकॉग्नाइज करेंगे मैथमेटिकल नोटेशंस को। ये भी नॉलेज के अंदर आता है। बच्चा अच्छा तरह से नोटेशंस लिख रहा है सेट्स का, तो बच्चों के अंदर नॉलेज है। टू लिस्ट द टाइप्स ऑफ सेट्स, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, नल सेट, डिसजॉइंट सेट, इस तरह बच्चा याद करके बता रहा है। ये इस तरह हम जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की जरिए से हम नॉलेज को जो है नॉलेज ऑब्जेक्टिव को मेजर कर सकते हैं। डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए फर्दर ब्रेक डाउन किया गया है। देखिए इस तरह आप नॉलेज ऑब्जेक्टिव को, नॉलेज लेवल को मेजर कर सकते हैं। What are the action verbs will help to write specific objectives under knowledge objective, under a general objective of knowledge? देखिए these are the action verbs which help in writing general objective of knowledge. देखिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपका इस तरह रिकॉल, रिकॉग्नाइज, रिकॉलिंग ऑफ द डेफिनेशन, रिकॉग्नाइजिंग द सिंबल्स, रिकॉर्ड, रिपीट, जो याद रहता है वो बच्चा बता सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, लिस्ट आउट, इस तरह सेट्स को लिस्ट किया गया ना, लिस्ट, लोकेट। साइंस स्टूडेंट जो है ना माइंड इसमें मैप में इंडिया मैप में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को जो लोकेट करना, वर्ल्ड मैप में इंडिया मैप को लोकेट करना, इस तरह लोकेट। जब बच्चा पहला एक्सपीरियंस है तब याद करके लोकेट किया जाएंगे। मैच द फॉलोइंग, ए बी से मैच करना। नेमिंग करना, कब नेमिंग देता है? जब समझ लेता है तब नेमिंग देंगे। प्राइम नंबर का बारे में इनको पता है तभी नेमिंग देंगे। इवन नंबर तभी देंगे इनको जब इवन नंबर का बारे में समझ में आता है, तभी लेबलिंग करेंगे, नेमिंग करेंगे।
नेम देना भी एक नॉलेज है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की मदद करेंगे। चूज, सेलेक्ट करना, उसके ऊपर नॉलेज रहता तभी आप सेलेक्ट करेंगे। डिफाइन, सिंपल डेफिनेशन देना। लेबलिंग, सेलेक्ट, आपके पास 2-3 टेक्निक्स है, उसमें सेलेक्ट करना कौन सा टेक्निक सुटेबल होगा, सेलेक्टिंग। स्टेट, बताना। राइट, आप जो भी थ्योरेटिकल में है प्रॉब्लम, आप किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा है, ये सब नॉलेज में आएंगे। मैं समझ सकता हूं आप नॉलेज डोमेन के ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अच्छा तरह लिख सकते हैं। क्या तबरेज? यस सर। अभी लिख सकते हैं ना, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड जनरल ऑब्जेक्टिव नॉलेज एक रहेंगे, ब्रॉडर में रहेंगे, फिर उसका फर्दर ब्रेक डाउन करना है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये एक्शन वर्ब्स मदद से आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इस तरह लिख सकते हैं ना? यस सर। मुजफ्फर आलम, यस यस सर। कोई परेशान तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर। हाँ, नॉलेज जो है नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है। नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव मेजर करने के लिए फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखा गया है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह एक्शन वर्ब्स यूज करते हैं। इस तरह एक्शन वर्ब्स से आप ये मेजर कर सकते हैं बच्चों के अंदर, फिर आप एवेल्युएट कर सकते हैं बच्चों के अंदर नॉलेज है। इसका मदद से बच्चा रिकॉल कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, ओके, रिकॉर्ड कर रहा है। लैब में जो है रीडिंग्स जो रिकॉर्ड कर रहा है, रिपीट कर रहा है, लिस्ट कर रहा है, लोकेट कर रहा है, मैच कर रहा है। बच्चों के अंदर नॉलेज है, इसीलिए एक दूसरे से मैच कर रहा है। नेमिंग, चूजिंग, डिफाइन, ओके, इस तरह बच्चे के अंदर है, तब आप कह सकते हैं बच्चों के अंदर मैथमेटिकल नॉलेज है। यस सर। नेक्स्ट, कॉम्प्रहेंशन। कॉग्निटिव डोमेन में सेकंड स्टेज कॉम्प्रहेंशन। मैंने बताया थोड़ा सा ये नॉलेज से हायर लेवल है। ऐसा हायर लेवल है, नॉलेज में सिर्फ रिकॉल करना, कॉम्प्रहेंशन में अपना ओन वर्ड्स में बताना। Comprehension is defined as the ability to grasp the meaning of the material. अब जब कैरेक्टरिस्टिक्स पता होता है तब जो क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। आप जो है प्राइम नंबर्स को आसानी से आप डिफाइन कर सकते हैं, इवन नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं, ऑड नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं, जब उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको नॉलेज है। नॉलेज होने के बाद सेकंड जो है उसके बारे में बताना। इस तरह बताते हैं ना हम, जब रिसर्च में मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का एटीट्यूड पता करना चाह रहा हूं। द एटीट्यूड ऑफ द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टुवर्ड्स आईसीटी एक मेरा रिसर्च टॉपिक है। ग्रेजुएट मतलब, ग्रेजुएट इज ए ब्रॉडर टर्म। बीटेक भी ग्रेजुएट हो सकता है, एमबीबीएस भी ग्रेजुएट हो सकता है, और बीसीए भी एक ग्रेजुएट हो सकता है, बीएड स्टूडेंट भी ग्रेजुएट है, बीए, बीकॉम, बीएससी, कौन सा ग्रेजुएट है स्पेसिफाई करना। मैं यहां स्पेसिफाई कर रहा हूं बीएड ग्रेजुएट्स, टीचर ट्रेनिंग ग्रेजुएट्स, स्पेसिफिक है। फिर बीएड ट्रेनिंग्स और बीएड ग्रेजुएट्स को मैं कैसा डिफाइन कर सकता हूं? Those who enrolled in teacher training course after completion of BA, BCom, BSc. That is my definition. सर हाँ, हेलो सर, कह रहे कि सर टीचर ट्रेनिंग करने से वो टीचर को सर पढ़ाने के जो तरीका दिया जाता है सर, वो किस तरह पढ़ाए जाते हैं। लेकिन सर जो है बीएससी जो है सर एक तरह का वो कोर्स हुआ सर, वो एक
आप आपका आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा आप करीब रख के, माइक करीब रख के बोलिए। सर कह रहे कि सर बीएड जो है सर एक एकेडमिक कोर्स है सर, हम्म। जिसमें सर वो टीचर को पढ़ाने की सर तौर तरीके सर वो बच्चों को कैसे मतलब कैसे वो उसको परखा जाए इस बेसिस पे सर वो इसमें हो जाती है। लेकिन जो है सर बीएससी बी ये जो सर एक तरह का वो ये प्रोफेशनल कोर्स है सर, हम्म। जिसमें जिसमें सर वो एकेडमिक कोर्स। सर एनसीईआरटी रिलेटेड। देखिए, इसमें आप भी बीएड कोर्स आने से पहले भी कहीं आप टीचर किया होगा। ओके, बहुत सारा बच्चा बीएड से भी टीचर का एक्सपीरियंस, टीचर बन के टीचर एक्सपीरियंस अक्वायर करते हैं, बीएड को आते हैं। फिर बीएड होने के बाद आपका, बीएड होने से पहले टीचिंग कैसा है, बीएड होने के बाद टीचिंग का आप डिफरेंस खुद से देख सकते हैं। इस स्टेज में फर्स्ट सेमिस्टर में, फोर्थ सेमिस्टर होने के बाद आपके अंदर हम लोग देख, आप भी महसूस कर सकते हैं आपके अंदर क्या चेंजेस आया है। ये सब पहले नहीं था। अब आपको जो है ना, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ऑलराउंड डेवलपमेंट, ये सब नहीं आप कंटेंट पढ़ाते हैं, मगर कंटेंट को कैसा पढ़ाना है, किस कौन सा मेथड से, कौन सा टेक्निक से पढ़ाना है, कंटेंट को जो है क्या चेंजेस, कंटेंट पढ़ाने से पहले बच्चों के अंदर क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहा है, वो चेंजेस कंटेंट पढ़ाने के बाद आया नहीं आया भी देख सकते हैं। ओके, कॉम्प्रहेंशन मतलब आपका, आपने क्या समझ लिया आप अपना वर्ड्स में बता सकते हैं। मैंने ग्रेजुएट, माइंड जो टर्म ग्रेजुएट लिया है, it is restricted to only B.Ed students, not for all BA, BCom, BSc, BTech, MBBS. That is my definition. मैं क्या समझ लिया, ग्रेजुएट मतलब I am very confined to my students. I am not related to the students of Manu City Bhopal or Manu City Darbhanga. I am particularly very particular to my students of City Be there. My graduates are, my students are mathematical method students. All who enrolled in B.Ed course in CTE Bidar are also my students. I can say my students are limited, very limited. That is my specific, that is that my जो भी टर्म लिया जाता है उसके ऊपर मैं बता सकता हूं, that is comprehension. आपने क्या ग्रास्प किया गया है आप बता सकते हैं, दैट इज कॉम्प्रहेंशन। देखिए, ट्रांसलेटिंग मैथमेटिक्स में कैसा कॉम्प्रहेंड, ट्रांसलेटिंग, दिस रिप्रेजेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपने प्रॉब्लम, जो रिटन प्रॉब्लम है उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा है, यू आर ट्रांसलेटिंग फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज टू मैथमेटिकल लैंग्वेज, दैट इज ट्रांसलेटिंग। That is translating. Translation of material from one form to another form. X plus y is equal to 0. The sum of two numbers is equal to 0. That is converted, translated into mathematical form. X plus y is equal to 0. X may be plus 2, y may be minus 2. X may be plus 3, y may be minus 3. That is translating. आपने समझ लिया जो स्टेटमेंट को आप दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑन द गिवन प्रॉब्लम, देन ओनली यू आर ट्रांसलेटिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, देन आई कैन से यू हैव द comprehending, understanding knowledge of the mathematics subject. Next, interpreting. This represents interpretation of material. आप इंटरप्रेट कर रहा है, एक्सप्लेनिंग एंड समराइजिंग। आप क्लासिफाई कर रहा है, अलग कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चल रहा है ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, ये प्राइम नंबर है। इस तरह आप इंटरप्रेट कर रहा है।
इंटरप्रेट कब करेंगे, इंटरप्रेट कब कर सकते हैं? जिसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है तब आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। ए को बी को कंपेयर करना, अब ए के बारे में भी पता है, बी के बारे में पता है, ए का कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, बी का कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, तब जो है दोनों के अंदर कौन सा बेस्ट है तब आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। This represents interpretation of material, explaining I can say A is better than the B, but how can I say A got good marks than B? In two successive unit tests, A got highest marks than B. Then I can interpret A is the best performer. Girls are higher achiever than the boys in mathematics. Why? How can I say girls are, I have the result. Girls are performed well. After going the home, the girls are working on their whatever learned in the class. Whatever they assigned, they did. Whereas boys, after reaching the home, they went for playing. They misused time. Therefore, girls' performance is better than the boys' performance. With this course, I can interpret. Estimating. This representation estimation of future trends. अब प्रॉब्लम देखने के बाद आप एस्टिमेट कर सकते हैं, रिजल्ट ये हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर आपका माइंड पे आता है, बाद में आप चेक करते हैं। अगर पहले आप गेस करते हैं, हो सकता है इसका रिजल्ट ये हो सकता है। एस्टिमेटिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, एस्टिमेटिंग कम्स अंडर कॉम्प्रहेंशन। जब आपका थरो नॉलेज रहता है, ये सब आपके अंदर रहता है, जब ये चीज बच्चों के अंदर रहता है, आप कह सकते हैं बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है। कॉम्प्रहेंशन रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन से लोएस्ट है, ये नॉलेज से हायर लेवल है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉम्प्रहेंसिव लेवल, जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्प्रहेंसिव लेवल, to understand the operations and sets. Operations and sets, union, intersection, ये सब बच्चे समझ सकते हैं। ये समझने के लिए क्या नॉलेज होना चाहिए? सेट क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है, ये नॉलेज में आएंगे। फिर सेट्स का नॉलेज आने के बाद सेट्स के ऊपर कैसा जो है आप यूनियन इंटरसेक्शन कर सकते हैं, दैट इज कॉम्प्रहेंशन। उसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशंस ऑन सेट्स, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनियन और इंटरसेक्शन। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यूनियन इंटरसेक्शन को। कब कर सकते हैं? आप समझदार हैं, समझ लिए हैं, उसके ऊपर थरो नॉलेज है। टू लिस्ट द टाइप्स ऑफ सेट्स, मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ सेट्स, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, नल सेट, डिसजॉइंट सेट, इस तरह लिस्ट आउट कर रहा है। आप कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक एक्शन वर्ब इधर उधर भी चले जाता है, मगर आप लिखने में आप कैसा जो यूज कर रहा है उसी से पता चल जाता है किस कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरह एक्शन वर्ब आप यूज कर रहा है। लिस्टिंग यहां भी आ गया है, आप देख सकते हैं लिस्ट यहां भी आया, नॉलेज में यहां भी आ गया है लिस्ट, मगर दोनों कॉग्निटिव डोमेन का है, मगर यहां लिस्टिंग थोड़ा हायर लेवल है कंपेयर टू नॉलेज लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब। उससे कंफ्यूज नहीं होना किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह एक्शन वर्ब यूज कर रहा है। नेक्स्ट,
हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, और सर बोलिए। सर मुझे लगा सर आप शायद क्या वॉइस ई हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई इसलिए सर। हाँ सर कह रहे कि सर वॉइस डिस्कनेक्ट हुई सर, अब बीच में बोल नहीं रहे थे सर इसलिए। डिस्कनेक्ट हो गया है। सर मुझे लगा सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है इसलिए सर मैंने। और बाकी लोगों को आ रहा है? यस आ रहा सर। है सर। देख लीजिए, आपका नेटवर्क देख लीजिए एक बार। हाँ देखिए, कॉम्प्रेहेंस में क्या, किस तरह एक्शन वर्ब्स का मदद से हम जो है ना बच्चों के अंदर कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज है बता सकते हैं। सर ये सब कॉग्निटिव डोमेन में चल रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, कॉग्निटिव डोमेन में ही चल रहा है। ओके, और देखिए अरेंज, अरेंज करना, कैसा अरेंज कर सकते हैं? पहले कौन सा आना, बाद में कौन सा आना, अरेंज करना। नॉलेज रहता है तब जो समझ लेते तभी अरेंज करेंगे ना। अरेंज, एसोसिएट, क्लैरिफाई, क्लासिफाई, कन्वर्ट, डिस्क्राइब। कब डिस्क्राइब कर सकते हैं? आप उसके बारे में आपको पता है तब डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप बता दीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, हम बताएंगे ना। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है। ड्रॉ, ड्रा करके बता दीजिए। अब ड्रा कीजिए, आपका माइंड पे जो भी फ्लैश आया अब ड्रा करके दिखा दीजिए। अब बच्चे से पूछ सकते हैं, अब आइए आप जो स्क्वायर को ड्रा कीजिए। बच्चे को स्क्वायर का बारे में पता है, नॉलेज है, तभी ड्रा कर सकते हैं ना। फिर ड्राइंग करना स्किल में भी आता, कंफ्यूज नहीं होना, ड्राइंग स्किल में भी आता है। मगर आप यहाँ ड्रा बच्चों को बुला के ड्रा करने के लिए, बच्चे स्क्वायर का बारे में क्या समझ लिया वो पता करने के लिए ड्रा यूज कर रहा है आपने। एस्टिमेट, एक्सप्लेन, अब बताओ, एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन कीजिए। बच्चे समझने के बाद एक्सप्लेन करेंगे ना। मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, आप क्यों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है बताओ, एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई विथ योर आंसर। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करना, कौन सा सुटेबल है, दो तीन है उससे आइडेंटिफाई करना कौन सा मेथड सुटेबल है। जिसके ऊपर नॉलेज है वो भी आइडेंटिफाई करेंगे ना ये सुटेबल है। लोकेट, आउटलाइन, पैराफ्रेज, पैराफ्रेज मतलब ट्रांसलेट करना, पैराफ्रेज है जो दिया गया उसको अलग फॉर्म में लिखना, पैराफ्रेजिंग। मैं जो बताया, मैंने स्टेटमेंट दिया, मेरा स्टेटमेंट को आप दूसरा तरीका बता रहा है, पैराफ्रेजिंग। जैसा होता है ना, आपको सेमिनार दिया गया है, सेमिनार में बच्चा बताया गया है, सेमिनार में जो बच्चा बताया है, जो पॉइंट्स को मैंने क्या किया है, मैं अलग से नहीं बता रहा हूं, जो बच्चा बताया उसको पैराफ्रेज करके मैं बता रहा हूं, पैराफ्रेजिंग कहते हैं। जैसे क्लासरूम में आप पढ़ाने के बाद फिर आखिरी में बच्चों से पूछा जाता है, बच्चा नंबर 1 स्टूडेंट से एक पूछा, नंबर स्टूडेंट से, इस तरह 5 स्टूडेंट से पूछा गया, पहला स्टूडेंट क्या बताया, सेकंड स्टूडेंट क्या बताया, थर्ड स्टूडेंट क्या बताया, इस तरह पांचों स्टूडेंट्स का जो भी बताया उसको आप समराइज करके बताना, पैराफ्रेजिंग है। रिपोर्ट, रिपोर्टिंग कब लिखते हैं? आप पूरा डेटा कलेक्ट करके समझ के फिर आप रिपोर्ट लिखते हैं, समझने के बाद ही रिपोर्ट लिखेंगे ना। रिपोर्ट ऐसा नहीं रहता, नोट्स, आपका नोट्स जो भी आप समझ लेता है वो लिखते हैं, रिपोर्टिंग कर लेता है। रिपोर्टिंग, रीस्टेट, रिव्यू, सॉर्टिंग करना, हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, सॉर्टिंग करना, समराइज, समराइज करना, ट्रांसफर करना, ट्रांसलेट करना, ये सब कॉम्प्रहेंसिव में आता है। अगर इस तरह बच्चा डिस्क्राइब कर रहा है, एस्टिमेट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, मैथमेटिक्स कंटेंट के एक्टिविटी, परफॉर्मेंस बच्चों के अंदर आप देख रहा है, तब जो है बच्चों के अंदर मैथमेटिकल नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है।
application refers to the ability to use learned material in new and concrete situations. नया situation में apply करना application. This may be include application of things as rules, methods, concepts, laws, principles and जो भी मैथमेटिकल रूल्स, मेथड्स, कॉन्सेप्ट्स, लॉस, प्रिंसिपल जो भी सीख लिया है नया सिचुएशन में अप्लाई करना एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आगे है ये हाईएस्ट लेवल. देन दोज अंडर कॉम्प्रहेंशन. एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एट एप्लीकेशन लेवल. एप्लीकेशन लेवल में जनरल ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिख सकते हैं? To apply the concept of addition rule in operation set. जो भी अर्थमेटिक में एडिशन रूल, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह जो भी आप सीख लिया है सेट्स में आप अप्लाई कर रहा है. नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. You are applying the additional rule in the operations on sets. You are applying the arithmetic knowledge into set theory to find out the specific objectives under the application objective. These are the specific objectives: to write a formula for union of two sets, to solve the problem by using formula. ये स्पेसिफिक. बच्चा अगर लिख रहा है फार्मूला तब बच्चों के अंदर एप्लीकेशन नॉलेज है, लर्न नॉलेज यहां अप्लाई कर रहा है. इस तरह एक्शन वर्ब्स देख सकते हैं. डेमोन्स्ट्रेट, कंप्यूट, कंसोलिडेट, इलस्ट्रेट, generalize, infer, interpret, manipulate, modify, predict, prepare, produce, relate. एक दूसरे से रिलेट कर रहा है. अगर मैथमेटिक्स में भी परफॉर्मेंस अच्छा है, दूसरा सब्जेक्ट में भी परफॉर्मेंस है, रिलेट करके बता रहा है. दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है. टैबुलेट, टैबलेट करना, जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है सिस्टमैटिकली टैबलेट करना. फ्रीक्वेंसी टेबल्स, यूज, प्रीवियस नॉलेज यहां यूज कर रहा है. चार्ट लिखना, ये सब एप्लीकेशन में आ जाता है. विद द हेल्प ऑफ दीज एक्शन वर्ब्स यू कैन से दैट द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स हैविंग द एप्लीकेशन knowledge. कॉग्निटिव डोमेन तक डिस्कस करके हम छोड़ देंगे और 5 मिनट्स. लेट भी शुरू हो गया ना क्लास. Analysis करना. Analysis refers to the ability to break down material into its component parts so that its organizational structure may be understood. Analysis करना, break down करना. जैसा है एक जो है फादर, इनका प्रॉपर्टी, इनका वाइफ के लिए 1/3 रेशियो दिया गया है, बेटा के लिए 1/2 रेशियो दिया गया है, 1/4 रेशियो बेटी के लिए दिया गया है. इस तरह जो प्रॉपर्टी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है समझना, एनालाइज करना. वाइफ कितना रेशियो दिया, बेटा को कितना रेशियो दिया, बेटी को कितना रेशियो दिया, ये एनालिसिस है. फिर एक्चुअली इनका कितना एकड़ है और वाइफ को कितना एकड़ चलेगा, ये फिर पुट टुगेदर सिंथेसिस. एनालिसिस, सिंथेसिस, एनालाइज करना, फिर पुट टुगेदर, एक जगह लेकर आना एक्चुअल वैल्यू से. दिस में भी इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स and recognition of organization principles involved. Learning outcome here represent a higher intellectual level than comprehension. Comprehension से higher level है ये. And application because they require an understanding both content and structural form of the material. जैसा
जनरल ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिख सकते हैं यहाँ एनालिसिस लेवल का? टू एनालाइज द प्रॉब्लम्स और थ्योरम्स. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस बिटवीन. टू राइट, इस तरह ब्रेक डाउन करना, कैलकुलेट करना, कैटेगराइज करना, सर्टिफाई करना, कंपेयर करना, कॉन्ट्रास्ट, कोरिलेट, डिड्यूस, डायग्राम, differentiate, discriminate, distinguish, examine, reason, separate, solve, test, verify. ये सब एनालिसिस का एक्शन वर्ब्स है. इस तरह सिंथेसिस refers to ability to put component parts together to form a new whole. जनरल ऑब्जेक्टिव टू डिजाइन. सिंथेसिस मतलब डिजाइन, क्रिएट, टू डेवलप, नया तैयारी करना, टू डेवलप, टू क्रिएट, हायर लेवल है ये. अरेंज, असेंबल, कंबाइन, जनरेट, ऑर्गेनाइज, डिस्कवर, फॉर्मुलेट, प्लान, क्रिएट. ये सब एक्शन वर्ब्स है बच्चों के अंदर जो है सिंथेसिस नॉलेज है बताने के लिए. Final evaluation is the higher level in the cognitive domain. Evaluation is the concerned with the ability to judge the value material for a given purpose. Criteria may be internal or external. General objectives कैसा लिख सकते हैं? To evaluate, to judge, to make decision. Specific objectives क्या है? To assess the performance of the students in mathematics, to determine whether they are passed or not. Evaluation verbs: apprise, approve, assess, choose, conclude, conform, criticize, diagnose, rank, rate, revise, rule on, support on, judge. इस तरह action verbs use करते हैं for writing specific objectives on evaluation objective. These are the objectives which comes under cognitive domain. Those are knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. These classification are arranged in a hierarchical order from low level to high level. Low level is knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. Okay, with this I'll stop here. Okay, tomorrow we'll discuss affective domain and psychomotor domain. With that we will conclude Bloom's taxonomy. With the help of Bloom's taxonomy we can write the general objectives and specific objectives in our mathematical subject when you are going to plan a lesson in real, to present in real classroom situation. Okay. Yes, sir. Bloom's taxonomy will help you in writing the general objectives and specific objectives. जी सर. और क्विट कर सकते हैं. थैंक यू Yes, sir. सर. Thank you. Thank you, sir.